हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल IAS आज का जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉलेजियम NGAC, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे डिटेल में कि हमारी जुडिशरी कैसे काम करती है और जो उसकी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैसे होती हैं, राइट। कैसे हमारे जजेस चुने जाते हैं, उसमें कितनी अथॉरिटी रहती है सरकार को, पार्लियामेंट को और जुडिशरी खुद को। तो आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आई थिंक, तो प्लीज़ आप पेशेंस से सुनिएगा लेक्चर को। और आई होप आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट। एक स्टेट क्या होता है, तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन माने तो स्टेट का मतलब होता है जहाँ पर एक परमानेंट पॉपुलेशन रहती हो, राइट। सेकंड है एक उनकी डिफाइंड टेरिटरी हो, उनकी खुद की गवर्नमेंट हो, सोवरेन गवर्नमेंट, और वो खुद कैपेबल होने चाहिए टू एंटर रिलेशन विद अदर स्टेट्स। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, हमारी एक परमानेंट पॉपुलेशन जिसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं, हमारी एक डिफाइंड टेरिटरी है जिसे आर्टिकल 1 में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। एंड देन फिर हमारी खुद की गवर्नमेंट है, सोवरेन गवर्नमेंट है जिसे लोग, वहाँ के लोग खुद चुनते हैं। गवर्नमेंट है बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट सोवरेन है, राइट। हमारे पास स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी है कि हम खुद के डिसीजन ले सकते हैं और हम किसी भी स्टेट के साथ किसी भी ट्रीटी एग्रीमेंट में आ सकते हैं, उसके साथ रिलेशन में सकते हैं। अब हम बात करें एक स्टेट को चलाने के लिए, जैसे हमारी बॉडी है वैसे आप एक स्टेट को बॉडी की तरह समझिए। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं वैसे स्टेट के भी कुछ ऑर्गन हैं जो उसको चलाए रखती हैं। उनमें से 3 मेजर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो कौन से हैं? पहला है जुडिशरी, देन कम्स एग्जीक्यूटिव जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड देन कम लेजिस्लेटिव जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। ये सारा जो भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सेंटर के कंटेक्स्ट में बात करें। हम आज सेंटर के लेवल पे देखें तो सेंटर में जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें अभी NDA लेड गवर्नमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और लेजिस्लेटिव की बात करें तो पार्लियामेंट की बात करें। अब देखिए ये 3 ऑर्गन है। एक कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का। जैसे हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं हर एक ऑर्गन का एक सेपरेट रोल है, वैसे ही इस स्टेट के भी इन ऑर्गन का एक सेपरेट रोल है। जैसे जुडिशरी का रोल है, कोई भी अगर कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करता है, कोई सिविल लॉज है जो हमारी कंट्री के CRPC है, CPC है या एविडेंस एक्ट है, तो उसके चलते अगर कोई भी लॉ तोड़ रहा है तो उसका जो एनफोर्समेंट है वो जुडिशरी करवाती है। एग्जीक्यूटिव का काम है, देखिए सबसे पहले पार्लियामेंट में कोई लॉ बनता है, राइट। उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव। इसका काम है इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करवाना। जैसे मान लीजिए कोई लॉ बन गया, मोटर व्हीकल एक्ट बन गया एक पार्लियामेंट में, मोटर व्हीकल एक्ट। अब उसमें क्या क्या रूल्स होंगे, कितनी पेनल्टी होगी, तो वो सब डिसाइड करेगी जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब अगर इसको कोई ब्रीच करता है तो वो केस जाएगा जुडिशरी में। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स है वो काम करते हैं। अब एक कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर जो दिया था मोंटेस्क्यू ने। अब इसमें बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गन हैं इनका खुद का सेपरेट एक रोल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, ब्रीफ आपको पता भी होगा। लेकिन इंडिया के केस में अगर बात करें तो इनका बिल्कुल वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है कि जैसे हमारी जुडिशरी बिल्कुल अलग डब्बे में है, एग्जीक्यूटिव अलग डब्बे में, लेजिस्लेटिव अलग डब्बे में, नहीं। हमारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनका कन्वर्जेंस है, ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। तो थोड़ा, अब जैसे एग्जाम्पल की बात कीजिए, मान लीजिए जो जजेज़ हैं या जो मान लीजिए पार्लियामेंट है। अब मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिससे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ब्रेच होने लग गए। लाइक कोई ऐसा राइट बना दिया कि कल को आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते अगर आप इतनी उम्र से कम हैं, तो इसमें आपका जो फंडामेंटल राइट है वो एक हार्म हो रहा होगा, राइट। अब ऐसा पार्लियामेंट लॉ, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अब्यूज़ कर रहा है, अब हम सिटीजन्स को इस अब्यूज़ से बचाने के लिए जुडिशरी बैठी है। अगर जुडिशरी को लगेगा कि कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ फंडामेंटल राइट्स को हार्म कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, या हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चर, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे इसमें एक फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम एक बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रीडम की बात की गई है हमारे कि सभी को फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जहाँ जुडिशरी को लगेगा कि फंडामेंटल राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको हार्म किया जा रहा है, तो उसी समय जुडिशरी उस एक्ट को
नल एंड वाइड कर देगी या स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो इस प्रकार से जुडिशरी का एक चेक एंड बैलेंस है टुवर्ड्स द पार्लियामेंट विच इज़ अनदर ऑर्गन ऑफ स्टेट। जब हमने बात की लेजिस्लेटिव, राइट, ये देखिए एक सेकेंड। तो जो पार्लियामेंट था लेजिस्लेटिव का पार्ट था, उस पे एक चेक है जुडिशरी का वाया, इसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी ने रिव्यू किया उस एक्ट को, उस एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाया, और देखा कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स को अब्यूज़ कर रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट कर रहा है तो वो उस एक्ट को नल एंड वॉइड कर देगी। तो ये तो था जुडिशरी का चेक लेजिस्लेटिव पर। अब हम बात करें, मान लीजिए कोई जज है ऐसा जो काफ़ी ऑटोक्रेटिक, जो सरकार के हर एक उसको रिपील करे जा रहा है, या मान लीजिए जो कुछ ऐसे डिसीजंस दे रहा है जिससे सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि कल से सारे ठेके बंद कर दिए जाएंगे, तो उससे तो बहुत स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस होगा। अब उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अनरीजनेबल ग्राउंड्स पर जजेस, जो जुडिशरी हायर जुडिशरी, वो कुछ भी ऐसे पास करे जजमेंट जिससे पार्लियामेंट की वर्किंग में या एग्जीक्यूटिव की वर्किंग में रोड ब्लॉक की तरह काम कर रहे हैं, तो उस केस में जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट माने रिमूवल प्रोसेस है जो बेसिकली, तो जो रिमूवल प्रोसेस है जज का, वो इनिशिएट होगा देन पार्लियामेंट में, यानी कि लेजिस्लेटिव। तो इस तरह से कोई भी जज अपने आप में ऑटोक्रेट ना हो जाए, तो उस पर एक चेक रखा गया है लेजिस्लेटिव का वाया द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब वो इम्पीचमेंट की बेसिक से बात करें अगर, तो वो उसका मोशन अगर लोकसभा में पास हो रहा है तो उसमें 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए पहले, फिर वो मोशन आएगा स्पीकर के पास। अगर राज्यसभा में इनिशिएट हो रहा है तो वो 50 लोगों का उसको सपोर्ट होना चाहिए, फिर वो जाएगा राज्यसभा के चेयरपर्सन के पास, फिर वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, उसके बाद पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो ये बेसिक ये था कि कैसे जुडिशरी या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये एक दूसरे पे चेक रखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, जुडिशरी अपना अलग काम कर रहा है अपनी अलग बिल्डिंग में, एग्जीक्यूटिव अलग काम कर रहा है, लेजिस्लेटिव अलग काम कर रहा है, यहाँ तक सेपरेशन ऑफ पावर है। लेकिन ये अलग काम करते करते कुछ भी ऑटोक्रेटिक ना हो जाए इनमें से एक ऑर्गन, तो इंडिया में एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, जिसे हम चेक एंड बैलेंस का नाम बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर भी है, चेक एंड बैलेंस भी है, राइट। अगर हम फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल, अगर इनके अलग अलग फंक्शंस की बात करें तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, बट इनमें चेक एंड बैलेंस का रोल भी है। अब हम बात करते हैं, आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है, तो पहले हम जान लेते हैं कोलिजियम है किस चिड़िया का नाम, राइट। तो ये है कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम बेसिकली, कोलिजियम कंसिस्ट ऑफ, अगर हम बात करें कोलिजियम में कौन कौन बैठता है, कोलिजियम एक बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती है या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करती है। अब उस बॉडी में कौन कौन से मेंबर हैं, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं हमारे कंट्री के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, CGI एंड 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब टोटल 5 मेंबर बनाते हैं कोलिजियम। अब कोलिजियम के क्वेश्चन आते हैं, कोलिजियम कहाँ, ये कोलिजियम कहाँ से एकदम से टॉक में आ गया है हमारी इस पूरी लेक्चर में या इस देश की चर्चा में। तो हुआ क्या, हमारी जो जुडिशरी है उसने, ये पहली बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कुछ हमारे संविधान में ऐसी बॉडीज हैं जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले उसमें डाल दी गई थी, जिनका होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे टूवर्ड्स द वर्किंग के लिए। तो उसमें कुछ बॉडी, जैसे कि हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप UPSC की बात कीजिए, नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC, तो इस प्रकार से कुछ बॉडीज़ हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा जाता है। उस प्रकार से कोलिजियम एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं किया गया था, तो फिर ये बना कहाँ से, तो ये एक जुडिशरी की इन्वेंशन है। अब इन्वेंशन जुडिशरी ने ऐसे तो नहीं कर दी होगी अपने आप से, राइट। तो मुझे वेट कीजिए, मैं 1-2 फोटोज ऐड करता हूँ आपकी ईज़ के लिए। जी, तो ये रही वो पिक्चर। तो हम बात करें जो जजेस की अपॉइंटमेंट है तो वो कहाँ पर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के केस की बात करें तो आर्टिकल 124 में जिक्र किया गया है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें आप ये देखिए कि जो एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद such of judges of Supreme Court and of the High Court in the states as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 की उनकी एज दी गई है कि मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ही कोई जज रह सकता है सुप्रीम कोर्ट में, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस वगैरह वगैरह करके। अगर वो रिज़ाइन करेंगे, जज में राइटिंग अंडर हैंड एड्रेस प्रेसिडेंट को वो अपना एक रिजाइनेशन ऑफर दे देंगे कि हम रिजाइन करें। तो हुआ क्या,
अब जब तक कि थ्री जज केस हुए हमारी एक उसमें थ्री जज केस, उसमें पहला जज केस था एसपी गुप्ता केस, देन कम सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन वाला केस, एंड देन कम्स प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो ये 3 जज केस से पहले क्या होता था, इसी प्रोसेस के थ्रू चला करता था प्रोसेस। जो प्रेसिडेंट थे वो अपॉइंट करते थे इन कंसल्टेशन विद सीजीआई या जो भी जजेस होते थे। लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्ट्रिन्स को वायलेट करके, जो सीनियरिटी लेवल पे नीचे थे कुछ जजेस, उनको प्रमोट करके या हाई कोर्ट से प्रमोट करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट लाया गया। एग्जीक्यूटिव की पावर थी, क्योंकि जो प्रेसिडेंट अगर कुछ भी अपॉइंट करते हैं तो आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट सब काम एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, जिसे हम सरकार बोलते हैं, राइट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सारे काम वो खुद नहीं करते प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करते हैं, जो उस समय की सरकार होती है। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कुछ सीनियरिटी वाले क्लोजेस को ब्रीच करा गया, जिस कारण कुछ जजेस को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया गया, ताकि जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव के फेवर में डिसीजन दे सके, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव का हाथ है। तो उससे फिर जजेस हैं वो बायस होंगे। अगर जुडिशरी बायस होगी तो फिर तो ये देश का आप सोच भी सकते क्या होगा। तो उस समय तो उसके बाद जब कुछ अवेकन जज आने लगे, कुछ जजेस को जब अवेकन हुए, तो देखा कि जुडिशरी तो ऐसे एग्जीक्यूटिव के अंडर चली जाएगी अगर एग्जीक्यूटिव का इतना हाथ रहेगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स पे, जैसे हमने देखा कि सीनियरिटी लेवल ब्रीच किया जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए फिर एक फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया जुडिशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में, कि जो ये कंसल्टेशन वाली बात है, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या सिर्फ सलाह मशवरा लेना है, क्या वो बाइंडिंग है, इस प्रकार से डिबेट शुरू हो गया। देन फिर तब प्ले में आते हैं हमारे 3 जजेस केसेस। तो पहला है फर्स्ट जज केस, जो कि 1981 में हुआ था, जिसको एसपी गुप्ता के नाम से बोलते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, आप बोल सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव को एक हायर पेडेस्टल पर रख दिया देन जुडिशरी, कि जो ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है, सिर्फ सलाह मशवरा लीजिए। द टर्म कंसल्टेशन यूज इन आर्टिकल 124 जो मैंने आपको दिखाया एंड 217 इन केस ऑफ हाई कोर्ट डिड नॉट मीन कंकरेंस, देयरफॉर द प्रेसिडेंट विल कंसल्ट दीज फंक्शनरीज, दिस डिसीजन डजंट हैव कॉन्कर विद देम। इसने बोल दिया कि जो आर्टिकल 124 में कंसल्टेशन का क्लोज था, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब सलाह मशवरा लेना है। अब वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उनकी सलाह माने या ना माने। तो ये था अब तक का फर्स्ट जज केस में। फर्स्ट जज केस में क्या हुआ, वेट। तो अब देखिए एसपी गुप्ता केस 1981 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एग्जीक्यूटिव को यानी प्रेसिडेंट को एक अपर हैंड दे दिया कि वो उनकी मर्जी है, वो उस जो कंसल्टेशन का मतलब सलाह मशवरा है, माने ना माने वो उसकी बात है। फिर ये कन्फ्लिक्ट चलता गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन तो चल ही रहा था लंबे समय से। देन कम्स द सेकंड जज केस। सेकंड जज केस का एक दूसरा नाम है इसमें, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस 1993 के केस में पहली बार कोलिजियम का जिक्र हुआ, और उस कोलिजियम में उस समय कौन थे, बोलते जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस का बनेगा कोलिजियम। इस कोलिजियम से कंसल्ट करेंगे, देन ये कोलिजियम से कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, और फिर वो कंसल्टेशन करके उनको कॉन्फ्रेंस में रहना पड़ेगा। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। जब भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के जो उनको मॉडिफाई या उन पर सलाह मांगी होती है, तो उन पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बैठती हैं। तो इसमें 9 जज बेंच बैठी, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, जिन्होंने अपने ही एसपी गुप्ता केस, यानी कि जो उनका 12 साल पुराना केस है एसपी गुप्ता, उसी के सुप्रीम कोर्ट के खुद के दिए हुए डिसीजन को उन्होंने ओवरटर्न कर दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, वो अपने पुराने डिसीजंस को ओवरटर्न कर सकता है। तो उसके चलते उन्होंने बोला, वो ओवरटर्न द डिसीजन इन एसपी गुप्ता केस जो ने कहा था, और उन्होंने कहा कि कोलिजियम सिस्टम का गठन किया जाए, राइट। और उसमें कहा गया कि उन्होंने प्राइमेसी दे दी टू द सीजीआई इन अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब इसमें क्या हुआ, सेकंड केस में सीजीआई को यानी सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर दे दी गई, और उसमें 2 जजेस का एक बैठा दिया गया। उसके बाद फिर जब ये बात हुई कि जो 2 सीनियर मोस्ट जज के साथ करेंगे, देन इफ द कोलिजियम रिटरेटेड द रिकमेंडेशन द एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू मेक। अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कुछ जजेस का नाम दिया प्रेसिडेंट को, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ लॉ मिनिस्ट्री के पास गया, प्राइम मिनिस्टर के पास गया, उन्होंने इन नाम को वापस कर दिया कोलिजियम को। तो अगर कोलिजियम ने दोबारा उन्हीं सेम नाम को रिटरेट कर दिया, तो ये प्रेसिडेंट बाउंड हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए, बाउंड फॉर द अपॉइंटमेंट, राइट। तो प्रेसिडेंट बाउंड है उनको अपॉइंट करने के लिए, ये अब सीधी सीधी बात समझ लीजिए। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 जज केस 1998 में। जो प्रेसिडेंट थे KR नारायण, उन्होंने प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस है, एक क्लोज है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, जिसमें प्रेसिडेंट सलाह मशवरा ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 के तहत।
तब उन्होंने बात की और पूछा, द क्वेश्चन वाज वेदर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद नंबर ऑफ जजेस इन फॉर्मिंग सीजीआई's ओपिनियन, कि जो सीजीआई है क्या उसको जो एक कंसल्टेशन लेना है तो क्या सीजीआई खुद भी कर सकते हैं कि उसको कुछ और भी जजेस की राय मशवरे लेना पड़ेगा। तो उसमें फिर बात आई कि 2 जजेस की जगह पे अब उनको 4 जजेस और का लेना पड़ेगा। तो अब जो कलीजियम है हमारा वो 1990 उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज कॉलेजियम बनेंगे। और इसमें अगर इसमें अगर किन्हीं भी 2 जजेस ने डिसेंट ऑर्डर दे दिया कि हमें ये नाम अप्रूव्ड नहीं है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तो अलग हैं, ये जो 4 जजेस हैं इसके अलावा इनमें से अगर किन्हीं 2 ने भी मना कर दिया तो वो नाम रिकमेंडेशन के लिए नहीं जाएगा प्रेसिडेंट के पास। दिस इज़ अ वेरी क्लियर कट चेक जो 3rd जज केस से आया। अगर किन्हीं भी 2 जजेस ने उसका नाम, जैसे ये खबर भी यही थी कि अगर किन्हीं द 2 मेंबर्स ऑफ द 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अगेंस्ट अ प्रपोजल रिकमेंडेड 4 जज टू द टॉप कोर्ट, मतलब कि अगर 2 जजेस ने भी उनका नाम रिकमेंड नहीं किया तो वो नाम आगे नहीं जाएगा, वो इधर नल एंड वाइड हो जाएगा। तो ये था कॉलेजियम सिस्टम और उसमें क्या क्या चेक्स एंड बैलेंसेज हमने डिटेल्ड में समझा, राइट। ये काफ़ी डिटेल में मैंने कराने की कोशिश की अपनी तरफ से, इसमें डिटेल में आएंगे तो कितना भी आप जा सकते हैं, उसका कोई एंड नहीं है, राइट। तो अब हुआ क्या, अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ, मैं आपको कुछ न्यूज़ क्लिपिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को ओपेक कहा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहा। तो किरण रिजिजू ने कहा ओपेक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इस प्रकार से एक डिबेट शुरू हो गई। तो रिजिजू जी की इस बात कारण ये सब फिर डिबेट में आ गया। देन फिर जो हमारे राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ जी, उन्होंने भी कॉलेजियम को फटकार लगा दी कि कॉलेजियम ने जो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीएसी, बताऊंगा एनजीएसी क्या था, उसको जो नल एंड वाइड क्रिएट किया, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। इन्होंने ऐसा करके कुछ मतलब उसको आने से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। देन फिर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की में बात चल गई। अब देखते हैं एनजीएसी, डिबेट में काफ़ी एनजीएसी तो एनजीएसी जानते हैं क्या। तो अब देखिए हमने देखा कि जो 3 जज केस था उसमें जुडिशरी को एक ओवर पावर मिल गया इन अपॉइंटमेंट्स। तो ये बात कहीं ना कहीं मान लीजिए अदर ऑर्गन से नहीं की जाती है। इसको रिफॉर्म करने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2014 में उसमें एक बात की गई कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आएंगे जिसमें 6 मेंबर होंगे जो कॉलेजियम को रिप्लेस करेगा। अब देखिए अगर हम कॉलेजियम की बात करें तो कॉलेजियम काफ़ी इंडिपेंडेंट लगता है अपने आप में सुनने में ना, जुडिशरी काफ़ी इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए। तो इस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ये बिल में उस समय एनजीएसी का प्रावधान आया जिसमें 6 मेंबर होंगे। एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 अलग जज, फिर लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 एमिनेंट पर्सन। तो इस प्रकार से एक इनका 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स का एक एनजीएसी आया। अब इस एनजीएसी में कुछ ऐसे क्लोज थे जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एनजीएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब उसके ठीक 7 साल बाद आज फिर से एनजीएसी की जो बात है वो डिस्कशन में आ चुकी है कि स्क्रैपिंग एनजीएसी के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जो स्लैम किया, सुप्रीम कोर्ट स्लैम किया कि एनजीएसी को उस समय बंद कर दिया था। अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव बोलता है, एग्जीक्यूटिव का मानना है कि जो कॉलेजियम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है और पूरे देश दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि एनजीएसी को स्क्रैप करने के पीछे क्या रीजन है, राइट। तो अगर हम एनजीएसी की बात करें, मैंने पहले ही मार्क करके रखा है आपके लिए ताकि हमें ईज हो, तो मैं आपको बता देता हूँ एनजीएसी वाला आर्टिकल जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनजीएसी में 6 मेंबर थे, राइट। उन 6 मेंबर में हमने कौन कौन से देखे, एक तो चेयरपर्सन होंगे उसके चीफ जस्टिस और उसके अलावा और उनके पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होगा। मान लीजिए अगर टाई हो गया 3-3 का तो एक कास्टिंग वोट नहीं रहेगा उनके पास। तो उस डेडलॉक के चलते क्या होगा, इसका कोई आंसर नहीं था उस एक्ट में जो 99th अमेंडमेंट आया था। अब इसमें जो फिर 2 एमिनेंट पर्सन्स की बात की गई थी कि जो लॉ मिनिस्टर के अलावा 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। अब जहाँ पर भी किसी भी बॉडी में अगर एमिनेंट पर्सन की बात आती है तो वो एमिनेंट पर्सन उसी फील्ड के नॉलेज के होते हैं। अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें, बायोडाइवर्सिटी एक्ट की बात करें, किसी भी एक्ट की बात करें तो एमिनेंट पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। लेकिन एनजीएसी जिसका इतना इंपॉर्टेंट काम था जुडिशरी को अपॉइंट करने में, उनमें ये क्लोज नहीं रखा गया कि इनको कोई जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। और इसमें क्लोज था कि अगर इन 6 में से किसी भी 2 लोगों ने मना कर दिया रिकमेंडेशन के लिए तो वो रिकमेंडेशन नहीं जाएगी आगे। तो मान लीजिए जुडिशरी की अपॉइंटमेंट हो रही है और उसमें 1/3 यानी कि 2 मेंबर्स आउट ऑफ 6, 1/3 मेंबर ऐसे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, ये क्लोज। और प्लस अगर 2 ने भी मना कर दिया तो उस केस में क्या, उस केस में
पूरा बंद हो जाएगा रिकमेंडेशन। तो मान लीजिए अगर ये 2 एमिनेंट पर्सन जिनको नॉलेज भी नहीं है और उन्होंने नाम पे रिकमेंडेशन मना ही कर दी, तो वो रिकमेंडेशन आगे जाएगा ही नहीं। इस तरह से तो आप देख सकते हैं कैसे एक देखने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अपने को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही थी अपने आप को, क्योंकि इन एमिनेंट पर्सन को अपॉइंट कौन करेगा, अगेन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगी। तो अगर ये 2 नहीं मना कर दिया तो पूरा ठप हो जाएगा प्रोसेस, जिस कारण से अपॉइंटमेंट्स होंगे नहीं, पेंडेंसी बनती रहेगी, जुडिशियल पेंडेंसी है और केसेस बढ़ते रहेंगे। और जिससे हम बात करें तो जुडिशियल पेंडेंसी 1.5% ऑफ GDP लॉस होता है हमें, 1.5% ऑफ GDP ड्यू टू जुडिशियल पेंडेंसी, अपॉइंटमेंट पेंडेंसी चलती है। तो इस पूरे प्रोसेस के चलते मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ये मैंने सारा मार्क कर रखा है, ये सारा वही चीज़ है। 1/3 ऑफ NGAC कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता तो वो अनअवेयर होते, 1/3 मेंबर अनअवेयर हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट होते कैसे हैं। उसके अलावा फिर जो शॉकिंग प्रोविजन था वीटो पावर का, नो रिकमेंडेशन कुड बी मेड बाय NGAC इफ एनी 2 ऑफ द 6 मेंबर डिसएग्रीड, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको वैसे इतना देखने की जरूरत नहीं है, बट आप फिर भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कोई इतना कुछ खास इसके अंदर है नहीं। अगर हम हाई कोर्ट के केस की बात करें, अब मान लीजिए हाई कोर्ट ने नाम रिकमेंड किया। अब अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने नाम रिकमेंड किया और एक NGAC ने नाम रिकमेंड किया, तो कौन से नाम को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका कोई आंसर नहीं था। तो इससे जो हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें भी पेंडेंसी बढ़ने लग जाती। तो इन सब के चलते पूरा का पूरा NGAC को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया था 2015 में, 12 अक्टूबर 1915 में NGAC को नल एंड वाइड कर दिया गया था। अब उसके बाद फिर से 7 साल बाद ये डिबेट फिर से आ चुकी है कि अभी जैसे आपने देखा लॉ मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेकनेस है, ये सब चीज़ें। तो अब उसके चलते फिर से ये डिबेट डिस्कशन में आ चुका है। अब इसके कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाए तो एक इसमें जो एक रिफॉर्म की बात जो एक जुडिशरी के खुद से आया है, उसमें एक बात है ये कि वन ऑफ द रेमेडी टू दिस इसके जो कॉलेजियम है ना, अब इसमें क्या जजेस को पॉइंट करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि जजेस में सिर्फ 5 जज का कॉलेजियम बन रहा है। तो वो बोलते हैं कि इस कॉलेजियम को थोड़ा ब्रॉडन किया जाए और इसी के अंदर लॉयर्स को भी डाला जाए। तो फिर बोलते हैं कि पूरी लॉ कम्युनिटी को ब्लेम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें 5 की बजाय इतने लोग होंगे, तो वो एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा एग्जीक्यूटिव क्लेम को अपॉइंट करना। तो इन्होंने वही बात की है कि किसी सीनियर इंडिपेंडेंट मेंबर को बार का हेड बना दीजिए, सच एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इन इज डेलिब्रेशन द बार व्यूज ऑन प्रोस्पेक्टिव जज, फिर बार का भी एक व्यू लिया जाए उस प्रोस्पेक्टिव जज पे जिसको वो करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एक टैग ऑफ इंसुलैरिटी है कॉलेजियम पे, कि कॉलेजियम तो खुद से ही सब कुछ करे जा रहा है, तो वो सब करते हैं। क्योंकि किरण रिजिजू जी ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि नो वेयर इन द वर्ल्ड जो जुडिशरी है वो जजेस चूज जजेस, नो अदर कंट्री। बट इसके अपोजिट में दिया जाता है कि किसी और कंट्री की जुडिशरी पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं जितनी इंडियन जुडिशरी पे है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर ऑटोक्रेटिक कोई भी ऑर्गन होना चाहिए तो जुडिशरी उसको नल एंड वाइड कर सकती है। तो उसके चलते जुडिशरी को हम अगर बात करें तो ये गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, आर्टिकल 32 में आप रेट पिटीशन लगा सकते हैं। अगर आपको किसी अपने फंडामेंटल राइट को लग रहा है कोई ब्रीच हो रहा है या उनको हार्म हो रहा है, तो आप सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट पिटीशन के लिए, राइट। रिट पिटीशन हम किसी लेक्चर में अलग में पढ़ेंगे जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा। तो ये पूरा लेक्चर था और इसमें वही बात है कि इसमें देन अगेन फिर अगर हम बात करें, अगर आपको ब्रीफ में थोड़ा कॉलेजियम सिस्टम के अगर लेकुनस हैं जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अगर लेकुनस की बात करें तो अब हम वो जान लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले तो इसका वही क्रिटिसिज्म है कि जजेस अपॉइंटिंग जजेस, राइट, कि जज ही जज को अपॉइंट करें, इसमें किसी और का इतना से नहीं है। हालांकि उसमें कॉलेजियम में जाना कि अगर 2 जज भी मना कर दें, जो हमने कॉलेजियम की बात की थी तो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं, अगर उसमें से 2 जज भी मना कर दें तो भी वो रिकमेंडेशन नहीं जाएगा। हालांकि उसमें चेक है लेकिन स्टिल एक इसका क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा अगर बात करें एक अंकल जज सिंड्रोम की बात की जाती है। अब वो बोलते हैं आपने देखा होगा कि एक ही कोर्ट में चाचा भतीजा या उनके ब्लड रिलेशन में काफ़ी लोग रहते हैं, तो उसमें एक फेवरेटिज्म का एक देखा जाता है, राइट। अपॉइंट अगर नाम आगे रेकमेंड करें तो एक फेवरेटिज्म का एक रहता है, ऐसे अंकल जज सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अलावा बोलते हैं जुडिशरी में भी काफ़ी करप्शन हैं, वही सेम अंकल जज सिंड्रोम की बात करेगा, करप्शन मॉनेटरी लेवल पे नहीं, मॉरल लेवल पर भी बोल सकते हैं। देन एक क्लोज डोर अफेयर है ये पूरा का पूरा। इसका मतलब कि जुडिशरी क्या प्रोसेस अपनाती है, किस तरीके से चलता है, वो इतना आउट नहीं करती उन चीज़ों को कि वो किस नाम को क्यों उठा रही है, किस बेस पे कौन कौन से नाम है, तो वो जुडिशरी आपस में करती है, वो पब्लिक डोमेन में इतना नहीं आता। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, अब मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी टाइम जाता है जुडिशरी का, जो वो अपने केसेस को भुगतान करने में भी लगा सकते हैं, तो उसमें एक इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एक्स्ट्रा आ जाता है। और फिर एक प्रमोशन ऑफ मीडियोक्रिटी भी होती है। अब देखिए प्रमोशन ऑफ मीडियोक्रिटी मतलब मीडियोकर लोग भी ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बात है कि सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। अब मान लीजिए कोई जज सीनियर नहीं है लेकिन बहुत कैपेबल है, तो उसका नाम नहीं जाएगा कन्वेंशन के चलते, क्योंकि वो सीनियर नहीं है। तो कोई मीडियोकर लेवल का बंदा भी उससे अपॉइंट हो सकता है आगे जाके, तो एक प्रमोशन ऑफ मीडियोक्रिटी। अब इसको ट्रांसपेरेंसी डालने के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट में क्या क्या किए जाए, तो लेक्चर बढ़ा तो मैं सीधा आपको
बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले तो है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर किया जाए पब्लिक डोमेन में, कि क्या रीज़न थे सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में रिकमेंडेशन को उठाने में, उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए। देन डाटाबेस अपडेशन किया जाए कि जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उनका एक डाटाबेस प्रिपेयर किया जाए ताकि पता रहे जुडिशरी को भी कि इनमें से हमें उठाना है। फिर पब्लिक के इनपुट लिए जाएँ, राइट। फिर क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए ताकि एक मतलब प्रॉपर क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिवली क्लैरिफाई कर दे जुडिशरी कि हम इस क्राइटेरिया पे जजेस को उठाएंगे। फिर अगर वो नहीं उठाते तो वो मीडिया में स्क्रूटिनी में अपने आप आ जाएंगे। फिर पावर बैलेंस की बात करें तो लॉ कमीशन ने कहा था कि सीजीआई के वासी प्राइमेसी होनी चाहिए। लॉ कमीशन ने ये कहा था 8/9 की अपनी रिपोर्ट के अंदर, 2008-9 की रिपोर्ट के अंदर, कि पार्लियामेंट को एक ऐसा लॉ पास करना है जिसमें प्राइमेसी सीजीआई की ही रहे, और इसमें बाकी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर 3 ब्रांचेस गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। जैसे हमने बात की कि एग्जीक्यूटिव का भी हैंड हो, होम मिनिस्ट्री के तहत, फिर एमिनेंट पर्सन हो, पार्लियामेंट कोई एक्ट लेके आए। तो जो हमारे एक जस्टिस कोल है उन्होंने कहा भी कि पार्लियामेंट लॉ लेके आ सकता है, तब तक कोलिजियम चलेगा, लेकिन पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए फ्री है, लेकिन फिर उसको स्क्रूटनी भी झेलनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की। अगर वो फिर से वायलेट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर को एनजेसी की तरह, तो हम उसको नल एंड वाइड कर देंगे, क्योंकि अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस हार्म हो रही होगी तो हम उसको नल एंड वाइड क्रिएट कर देंगे। इसी तरीके से लॉ कमीशन ने एक और रिपोर्ट में कहा था कि अगर किसी सेम परिवार से लोग बाग हैं किसी एक जुडिशरी कोर्ट के अंदर, तो उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो एक कोर्ट के अंदर ना रखें उनकी अपॉइंटमेंट, राइट। तो इसी वही अंकल जज सिंड्रोम को ख़त्म करने की बात है। तो इस प्रकार से पूरा लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो मैंने थोड़ा इस वे से बनाया कि ताकि जो प्रेपरेशन नहीं कर रहे उनको भी इंटरेस्ट आए और उनको भी समझ आए कि उनके देश में अराउंड क्या चल रहा है। तो सबसे मैं लेक्चर बनाया, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक जय हिंद, थैंक यू।